गुड इवनिंग बॉयस। मैं इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि आर्मी का एग्ज़ाम्स अभी निकल चुका है और 2-3 महीने के अंदर में इसका एग्ज़ाम्स आएगा। तो इसी की तैयारी हमने शुरू कर दी है और प्रत्येक दिन एक टारगेट बनाया कि 15-15 क्वेश्चन जो है साइंस और सामान्य ज्ञान के हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ से। पहला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में, 1961। अगला सवाल है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 11। और यहाँ पे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, 7, 8, 9। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, जो वर्तमान में 11 हो चुकी है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। भारतीय संविधान के जो है निर्माता कौन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता। अगला सवाल है किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है जिसे नमक की नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी जो को नमक की नदी के नाम से जाना जाता है। पांचवा सवाल है भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है वैशाली, वैशाली। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है। रघुवंश नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है कालिदास। अगला सवाल है पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। आप भी इस सवाल का आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत चीन। पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए हैं। 8वां नंबर प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह। हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। हजरत बल दरगाह जो है वो श्रीनगर में स्थित है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कौन सा शहर है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। इसका आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित 2014 में किया गया था। अगला हजरत बल दरगाह कहाँ पर है। हजरत बल दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, श्रीनगर है। हजरत बल दरगाह है श्रीनगर में स्थित है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार या अवार्ड है। भारत देश का कौन सा जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार या अवार्ड है। इसका राइट आंसर है सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। निम्न में से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, इसके पहले हम लोग 13 नंबर देखे थे कि निम्न में कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है। राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु, इसका राइट आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आगे अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ, जिसमें 16 नंबर सवाल है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है? बैटरी जो है उसमें कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है? इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ल्यूकीमिया बीमारी जो है एक बीमारी है जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करती है? तो ल्यूकीमिया बीमारी जो है वो रक्त कोशिका को जो है प्रभावित करती है। ल्यूकीमिया बीमारी रक्त कोशिका को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है जो तेजाब के रूप में होता है? जो तेजाब अम्ल है कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी H2SO4। ये अम्ल है और साथ में ये तेजाब के रूप में होता है। मतलब ये ऐसा तेजाब है जो अम्ल होता है, इसे अम्ल भी कह सकते हैं और ये तेजाब के रूप में भी होता है। 90 नंबर सवाल है, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कणों का जो है कौन सा आवेश होता है अल्फा कणों पर? तो इसका राइट आंसर है अल्फा कणों पर धनात्मक आवेश होता है। अगला सवाल है, सूर्य के चारों तरफ किसी गृह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ किसी गृह के रास्ते को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑर्बिट। सूर्य के चारों ओर का जो रास्ता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपको इस सवाल का आंसर शायद पता हो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? बिजली जब गिरती है तो उस समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। काफी नींद आ रही है लग रहा है मुझे। नाइट्रिक ऑक्साइड, बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सभी लोगों ने आज काफी अच्छा प्रैक्टिस किया है और काफी दिन ब दिन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सुबह में कट मार देते हैं। आरिफ, कार्तिक, हमीद, ये सब टॉप पे हैं, लेकिन इसका उपाय मैंने खोज लिया है। इन लोगों पे जो है लाठी बरस रहा है दिन ब दिन इसीलिए थोड़ा ये लोग धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। भाई इतना जान लो, सबको रनिंग निकालना है, रनिंग निकाल लिया नौकरी हो गया। चलिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहना है। हाँ, एक बात और, जो लेट से आएगा पिटाई खाएगा, इतना जान लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। हाँ, आप लोग थोड़ा फोन पे ध्यान दीजिएगा। ये रिंग करे मेरा फोन जो है आप लोग का, काफी रिंगटोंग बन गया है कार्तिक और आरिफ का। तो ये रिंग फोन को स्विच फोन में बदल दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है, कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? दूषित भोजन खाने से कौन सा रोग होता है? चलिए, इस सवाल का आंसर आप गेस करने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड में आपको देता हूं बस। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, टाइफाइड। दूषित भोजन खाने से टाइफाइड रोग होता है। एक मछली श्वसन के लिए, अगला सवाल है, एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन ए, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। कौन सी गैस जहरीली है? अगला सवाल है, कौन सा गैस जो है इन चारों में से वो जहरीली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहरीली गैस है। अगला सवाल है, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? लाल रिबन जो है हरे बल्ब में कैसी दिखेगी? तो इसका राइट आंसर है काला। लाल रिबन जो है हरे बल्ब में काली नजर आती है।
अंतिम 2 सवाल बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में है एक सूरज, जिनका डांस बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि वो नौकरी लगे तो अच्छे से डांस हमें दिखाएंगे वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर है 3। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है कि इनमें विस्फोटक कौन सा है? विस्फोटक पदार्थ जो है इनमें से कौन सा है? तो टीएनटी और टीएनबी, टीएनटी और टीएनबी दोनों जो है विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है, इसका देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। ट्राई नाइट्रो बी से क्या होता है आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने 15 सवाल जीके के और 15 सवाल, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीछे ये कर दिया था, 28 नंबर तक देख चुका था मैं। लाल रिबन हरे बल में कैसी दिखेगी? तो ये काली नजर आएगी। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। विस्फोट, निम्न में विस्फोटक कौन है? तो टीएनटी और टीएनबी दोनों विस्फोटक का काम यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ऑफ साइंस और जीके के हम लोगों ने रिवाइज किया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके या फिर जो है बार बार इसको आप रिपीट करके इसे याद कर ले। हर दिन टारगेट रखें कि कम से कम 15 सवाल जो है दोनों से याद करते हुए चलते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी ये कुछ क्वेश्चन जो है मैथ के आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि उसका भी आप प्रैक्टिस डे बाय डे करते रहें। ओके, थैंक यू। अगला सवाल है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 97 है और उनका अंतर 37 है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 97 है और उनका अंतर 37 है, उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो जब भी इतना ध्यान रखिएगा, अगर 2 संख्याओं का योग दिया है तो उसको हमेशा हम x प्लस वाई के रूप में लिखेंगे, और जब भी 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है उसे हम हमेशा x माइनस वाई के रूप में लिखेंगे, और अगर गुणनफल दिया हुआ है तो उसका हम x इंटू वाई के रूप में लिखेंगे। तो आपका सवाल में यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि योग 97 है। देखिए यहाँ पे योग लिखे हैं, योग को हम 97 लिख सकते हैं, और उसके बाद बोला है कि उनका अंतर जो है, अंतर 37 है, तो अंतर यहाँ पे दिया हुआ 37 के रूप में हम इसको लिख देंगे। सवाल में बोला है कि इनका गुणनफल निकालिए, तो इसके लिए x और y दोनों का मान हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इसको जो हम यहाँ पे लिखे हैं इसको हम आसानी से हल भी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ पे आपको हल करके दिखाता हूँ। ये x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ 97 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 37। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y और y सेम है, x भी सेम है, लेकिन y में प्लस और माइनस का साइन है, इसलिए ये हमेशा कट जाएगा। बाकी चीज़ों को जोड़ देंगे हम तो 2x हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा 7 7 14, 9 3 12 और 1 13, 134। 2 से काटेंगे हम इसको, 2 6 12, 2 7 14। तो देखते हैं कि x का मान जो है हमारा यहाँ पे 67 आ रहा है। तो x का वैल्यू 67 आ गया, और दूसरे का वैल्यू y का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हम देखें कि x प्लस वाई बराबर 97 है, तो 2 नंबर को जोड़ने से 97 आ रहा है, और एक नंबर हम निकाल चुके हैं 67। तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, 97 में से हम माइनस कर देंगे 67 को, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 67 और 30 को जोड़िएगा तो 97 आता है आपका, और यहाँ पे दिया है कि 2 संख्याओं का योग 97 है। तो इस तरह से दोनों संख्या हम निकाल लेते हैं। अब सवाल में बोला है इनका गुणनफल, अर्थात इसको हम इंटू कर देंगे तो कितना आएगा ये पूछा है। तो इन दोनों को नंबर को पकड़िए, 67 इंटू और दूसरा नंबर 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, 1 0 लगा दीजिए, बाकी नंबरों को इंटू कर दीजिए। तो 3 से पहले 7 को इंटू करेंगे, 21, हाथ में 2 बच गया, 3 6 18, और हाथ में जो 2 था वो उसको जोड़ देंगे तो 20 हो गया। तो 20 10, ये इसका हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान सा सवाल था। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ था, उनका अंतर दिया हुआ था, बोला कि उनका गुणनफल निकालिए। दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो सेम है उसको काटेंगे हम। ध्यान रहे प्लस और माइनस में रहेगा तभी वो कटेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो उसको हम
काटने के लिए नीचे हमको बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कट गया, बाकी जो बचेगा उसको जोड़ देंगे हम। तो एक का मान निकल गया सर, दूसरे का मान हम देख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरे का मान हमारा 30 होगा। तो इस तरह से हम दोनों का गुणनफल उसके बाद में निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। माना m तथा n दो पूर्ण संख्या है। m और n दो पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 0 से शुरू होगा और आगे ये बढ़ता जाएगा। यदि m का पावर n का मान 25 है तो n का पावर n, ध्यान दीजिए m का पावर n है दिया हुआ है, और n का पावर है मतलब इसका उल्टा हमको यहाँ निकालना है। इसका मान क्या होगा ये बताना है हमको। तो चूंकि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है m का पावर n, ध्यान से देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू 25 दिया हुआ है। m का पावर n का मान कितना है 25, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2, क्योंकि 25 जो है 5 का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि m के स्थान पे 5 नजर आ रहा है और n के स्थान पे 2, मतलब पावर के स्थान पे जो है वो पावर लेंगे और जो आधार के स्थान पे वो आधार लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं तो हम पाते हैं कि m का मान जो है, m का मान वो नीचे वाले के बराबर है अर्थात 5 है, और n का जो मान है वो ऊपर वाले के बराबर है अर्थात 2 है। तो m का मान 5 और n का मान 2 यहाँ पे आ रहा है। अब जो मान निकालना है वो हम देखते हैं। तो हमको मान निकालना है n का पावर m निकालना है, n का पावर m इसका मान निकालना है। तो n के स्थान पे n का मान लिख देंगे, तो n का मान दिख रहा है 2 है, 2 लिख देंगे। फिर उसके ऊपर m है और m का मान 5 है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे 5। तो 2 का पावर 5 का वैल्यू निकालना, 2 का पावर 5 का वैल्यू मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 3 4 और एक बार और 5 बार इंटू करके जो आएगा वही लिख देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को 2 से इंटू करेंगे तो 32। इस तरह से 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए बहुत ही आसान सा सवाल था। m का पावर n का वैल्यू दिया हुआ है, तो n का पावर m निकालना है। इसको शॉर्ट में अगर हम बनाएंगे तो आसानी से हमारा बन सकता है। हमको बस यहाँ पे देखना है कि ये किसका पावर है। ये 5 का पावर है 2, तो m का मान 5 और n का मान 2 हो जाएगा। और n का m निकालना है तो उल्टा कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, 2 का पावर 5 बन जाएगा, ये हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है कि 3901 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हाँ, लेकिन ये मालूम नहीं रहने पे कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, तो फिर ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जैसे कि सवाल में बोला कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो 9 का स्थानीय मान, 9 का जो स्थानीय मान है, 9 का जो स्थानीय मान है, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान लिखने समय हम ये ध्यान देंगे कि 9 जो है ये है कहाँ पे, इसका स्थान क्या है। तो 9 हम देख रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पे है, तो हम 9 लिख देंगे। और इसके बाद जितना अंक है यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 अंक है, तो 2 ठो 0 लगा देंगे हम। तो 9 का स्थानीय मान 900 हो गया, यह स्थानीय मान हो गया। और 9 का जातीय मान, 9 का हम देखेंगे जातीय मान। 9 का जातीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी का भी जातीय मान उतना ही होता है। तो 9 का निकालना है, तो 9 का जातीय मान क्या होगा 9। और सवाल में बोला है कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालने, मतलब दोनों को हमको माइनस करना है। बस इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 891 हमारा बच रहा है। बस यही हो गया इसका आंसर। तो बस इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमको बस देखना है कि 9 का स्थानीय मान क्या है और जातीय मान तो जिसका पूछा गया वही होगा। बस दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर प्लस करने के लिए बोला तो प्लस कर देंगे, और इस तरह से इसका आंसर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।